लोगों के सामने कितनी। क्या ऋषि गंगा के ऊपर ग्लेशियर टूटकर गिरा? पहला सवाल। क्या ऋषि गंगा नदी के कैचमेंट एरिया में झील टूट गई? तीसरा सवाल ये कि क्या बर्फ पिघलने से जमा पानी ऋषि गंगा नदी में आ गिरा? क्या नंदा देवी की चोटी से हजारों टन बर्फ गिरने की वजह से ये सैलाब आया? सवाल बहुत सारे हैं। कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने तबाही के पीछे की जो वजह बताई थी वो बर्फ वाली थ्योरी है। सीएम के मुताबिक ग्लेशियर टूटने से तबाही नहीं आई। सैटेलाइट इमेज के रिसर्च से ये खुलासा हुआ कि पहाड़ पर भारी मात्रा में जमा बर्फ गिरने से तबाही आई है। 2 फरवरी की सैटेलाइट इमेज में पहाड़ पर बर्फ नहीं थी और 5 से 6 फरवरी की जब सैटेलाइट इमेज को देखा गया तो वहां पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में बर्फ नजर आई। 7 फरवरी की दोपहर के बाद बर्फ पूरी तरह से गायब दिखाई दी। भारी बर्फबारी के बाद पीक पर बड़ी तादाद में बर्फ नजर आई। यही बर्फ 7 फरवरी को अचानक ऋषि गंगा नदी में जा गिरी। लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक चमोली हादसे के पीछे ग्लेशियर थ्योरी बता रही हैं। नंदा देवी ग्लेशियर के पास त्रिशूल पीक है। त्रिशूल पीक के पास एक ग्लेशियर है। इस ग्लेशियर में 2 छोटे ग्लेशियर्स मिलते हैं। पहाड़ की ढलान हैंगिंग ग्लेशियर था। आप देखिए, जो आपको इस तस्वीर में समझ में आएगा, ये ग्राफिकल इमेज हमने आपके लिए तैयार की है। 7 फरवरी को हैंगिंग ग्लेशियर टूटकर नीचे गिरा। हाइट में 1 किलोमीटर नीचे घाटी में गिरा। नंदा देवी ग्लेशियर से 1.5 किलोमीटर आगे जाकर जब ये टूटा, आगे जाके ये गिरा, तो ग्लेशियर का मलबा ड्रैगन शेप में ऋषि गंगा में बढ़ता हुआ और आगे की तरफ आ गया। एरियल सर्वे में हैंगिंग ग्लेशियर में क्रैक नजर आता है। तो वजह क्या हो सकती है, इसे और ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ डिफेंस जियो इन्फॉर्मेटिक्स रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट के डायरेक्टर साहब डॉक्टर LK सिन्हा जी जुड़ गए हैं। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। आप क्या ये समझा पाएंगे कि ये त्रासदी आखिर किस वजह से हुई है? ग्लेशियर टूटने की वजह से हुई है, घर्षण की वजह से हुई है, बहुत ज्यादा बर्फ इकट्ठा हो गई फिर उसके पिघलकर नदी में जाने की वजह से हुई है? क्या वजह है? जहां तक हमारी एनालिसिस किया उसके हिसाब से ये जो नंदा देवी पूरा एरिया है ना, इसमें कई सारे ग्लेशियर्स हैं। जो नंदा देवी का मेन ग्लेशियर है जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसमें 2 छोटे ग्लेशियर्स आके मिलते हैं, ये उससे आगे का एरिया है। यहाँ के ग्लेशियर का नाम हमने जो है वो है नंदा घूमटी। ये नंदा घूमटी ग्लेशियर जो है, ये नंदा देवी ग्लेशियर के स्नाउट से भी करीब 1.5 से 2 किलोमीटर आगे है। ये नंदा घूमटी ग्लेशियर हैंगिंग ग्लेशियर जैसा है और एक बहुत बड़ा इसका आइस शीट जो हैंग कर रहा था वो गिरा है आपके रैनी गंगा रिवर पे। अपने साथ वो कुछ रॉक मटेरियल और जो सॉइल है उसको साथ लेके ऊपर से गिरा है। आपने सही कहा है, उसकी हाइट 1 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा ही है। और जब वो नीचे गिरा है तो जो ये थ्योरी आ रही है कि वहां बहुत स्नोफॉल हुआ था लास्ट 5 दिन में, वो ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास IMD का भी डाटा है। उसके हिसाब से स्नोफॉल इतना नहीं था कि वहां एवलांच आने की स्थिति थी। ये जो ग्लेशियर टूटा है, ये अपने साथ मलबा नीचे लेके आया है और जो स्नाउट से पानी आ रहा था पीछे 1.5 किलोमीटर तक, वो कुछ देर के लिए अपने साथ वहां पे स्टक करके उसको लेके आगे बढ़ा है और ये जाके फिर एक सैलाब के रूप में पूरा नीचे तक आया है। इसके इम्प्रिंट्स आपको तपोवन डैम जो बन रहा है वहां पे भी दिखते हैं। और आपने सही कहा, ये ड्रैगन के शेप में आगे बढ़ा है, जिसका हेड करीब 20 से 25 मीटर था और टेल 2 से 3 मीटर। ये 25 मीटर का जो हेड था इसके इम्प्रिंट्स आपको रैनी गंगा रिवर के दोनों साइड वैली में दिखते हैं और इसकी विड्थ भी 100 मीटर या उससे ज्यादा है। कहीं कहीं तो ये 300 मीटर भी हो जा रहा है। आप समझिए, इतना सैलाब जब एक साथ बह के आता है तो इस तरह की तबाही तो होना बहुत मुमकिन हो जाता है उस समय। ये हैंगिंग ग्लेशियर का मतलब अगर आप और थोड़ा सा डिटेल में बता सकें, ये ग्लेशियर क्या, ये इसके हैंगिंग होने के पीछे वजह क्या होती है? क्या एक जी जनरली ये टेक्टोनिक मूवमेंट्स होते हैं। जो टेक्टोनिक मूवमेंट्स जो लाखों साल से हिमालय चल रहा है, उसकी वजह से जो रिवर वैली है वो नीचे काटते हुए होती जाती है और टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से ये हिल्स जो हैं और राइज करते हैं।
तो जो ग्लेशियर एक जमाने में रिवर वैली पे था, वो लाखों साल बाद आपको वैली से 500 मीटर, 700 मीटर, 1 किलोमीटर ऊपर दिखता है। हैंगिंग ग्लेशियर का ये मतलब होता है। सिन्हा जी, जैसे तेज बारिश होने वाली है, ओलावृष्टि होने वाली है, या कहीं किसी समुद्र में बहुत बड़ा तूफान उठने वाला है, तो तटीय इलाकों तक इसकी पहले ही जानकारी पहुंचा दी जाती है। तो क्या इस तरीके की चीजों के लिए भी फोरकास्ट किया जा सकता है, या ये हो सकता है, या ये होता है? फोरकास्ट अभी तो नहीं होता है, खास करके ग्लेशियर के लिए। और जहां तक आपको हमारी लैब के बारे में पता है, ये लैब स्नो एंड एवलांचेस पे काम करती है, हम आइस पे नहीं काम करते। और हमारा मेन फोकस रहता है आर्मी के लिए, हम उनको एडवांस में एवलांच फोरकास्टिंग करते हैं। तो जहां तक एवलांच की बात है, ये तो हम लगातार फोरकास्ट करते हैं, और आर्मी को और सिविलियन एजेंसीज को भी हम देते हैं, एनडीएमए को भी हम देते हैं इसकी अपनी जानकारी। आइस का जहां तक सवाल है, हिमालय आपका ग्लेशियर से भरा पड़ा है। हाँ, इसको देखा जा सकता है, इसको मॉनिटर किया जा सकता है, और कुछ हद तक प्रिडिक्शन भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमको पूरे हिमालय के लिए डेली बेसिस पे रिमोट सेंसिंग डाटा चाहिए होता है, सैटेलाइट डाटा चाहिए होता है, और एक बहुत बड़ा ह्यूज मैन पावर जरूरी होगा इसके लिए। हमने वो प्रपोज भी किया है आगे काम करने के लिए, कि इस तरह की त्रासदी को समय से पहले देखा जा सके। जी सर, ऐसी स्थिति के बाद, जैसे ये अभी हमने देखा कि चमोली में जो ये पूरा हादसा हुआ, सबसे बड़ी चुनौती कहाँ पर आती है और समस्या कहाँ खड़ी होती हैं? सबसे बड़ा जो हमारे हिसाब से है, वो तो सबसे बड़ा नुकसान जान माल का है। अगर आज के दिन में सबसे कुछ जरूरी है, तो जितनी ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की जान बचा पाए जो वहां फंसे हुए हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। और इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा एनडीआरएफ को और आईटीबीपी को और सेना के जवानों को, जो वहां लगातार लगे हुए हैं और एक एक जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी जो डेड बॉडीज मिली हैं और जितने लोगों के फंसे होने की संभावना है, उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा है। अगर उसमें से हम ज्यादातर लोगों को बचा पाए, तो ये सबसे बड़ी चुनौती है आज के लिए हमारे लिए। आम दर्शकों की समझ को आप थोड़ा सा और बढ़ाएं कि ये सर्दियों में भी क्या ग्लेशियर टूटता है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है या ऐसी धारणा है कि सर्दियों में ही ग्लेशियर टूटता है, या फिर गर्मियों में बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघलते हैं, जिसकी वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ता है। इस मामले में भी थोड़ी सी आप जानकारी दें। देखिए, नदियां जो पेरिनियल हैं, उन सबका स्रोत तो ग्लेशियर्स ही हैं। क्या गंगा, क्या यमुना, क्या ब्रह्मपुत्र, सारी ये जो नदियां हैं हिमालय की, इनका पेरिनियल जो है, जो सालों भर चलती हैं, इनका स्रोत तो ग्लेशियर होता है। ग्लेशियर गर्मियों में पिघलना शुरू होते हैं और वो अपना पानी इन नदियों को देता है। जहां तक ग्लेशियर टूटने का सवाल है, ऐसा नहीं है कि ग्लेशियर विंटर्स में नहीं टूटते हैं। ग्लेशियर्स विंटर में भी टूटते हैं, और ये कोई अनोखी चीज नहीं हुई है कि ग्लेशियर विंटर में टूटा है। जो लोग ये कह रहे हैं कि विंटर में ग्लेशियर नहीं टूटते हैं और अपनी अपनी थ्योरीज दे रहे हैं, मैं उसको स्वीकार नहीं करता हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, दोनों ही स्थिति में ग्लेशियर्स टूटना बहुत ही कॉमन है। लेकिन क्या ग्लोबल वार्मिंग आप इसमें एक फैक्टर मानते हैं, या जो ये चर्चा में अक्सर आता है कि प्रकृति का दोहन बहुत ज़्यादा हुआ है और इस वजह से भी इस तरीके की त्रासदियों को हमें झेलना पड़ता है? मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हमारे हिमालयन ग्लेशियर्स पे बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हमारे जो स्नाउट हैं वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ग्लेशियर्स रिट्रीट हो रहे हैं, ऐसा हमने अपने स्टडीज में भी देखा हुआ है। तो जो लोगों का दबाव पहाड़ों पे पड़ रहा है आज के दिन में, जो नए नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, जो नए नए चीजें बन रही हैं, उसका भी प्रभाव पड़ता है, और काफी हद तक ये भी जिम्मेदार है ग्लोबल वार्मिंग के साथ ही पहाड़ों के दोहन के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और आपने इस पूरे घटना पर विस्तृत जानकारी हमें दी। बहुत बहुत धन्यवाद सिन्हा जी। हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद मुंबई से आग की एक बड़ी खबर छोटे से ब्रेक के बाद दिखा रहे हैं।